मैं आ गया हूँ और आज हम लोग बात करेंगे इन्वर्स स्क्वायर लॉ एंड उसके डिडक्शन। मैंने पहले ही बोल चुके थे, कल न्यूमेरिकल्स कराने के बाद बोल चुके थे कि इसके बाद में जो वीडियो आएगा वो इन्वर्स स्क्वायर लॉ आएगा और वो क्या होता है और उसका डिडक्शन भी आएगा। इन्वर्स स्क्वायर लॉ तुम लोगों को पता है, एफ इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस स्क्वायर। ओके, तो चलो इन्वर्स स्क्वायर लो तो तुम लोगों को पता है, अब उसका डिडक्शन हम लोग करने वाले हैं। सो देखो स्टूडेंट्स, बिफोर नोइंग द इन्वर्स स्क्वायर लॉ वी नीड टू नो केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। अब केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन ये तुम लोगों को पता करना है। मतलब इन्वर्स स्क्वायर लॉ अगर तुमको चाहिए, ठीक है, इन्वर्स स्क्वायर लॉ अगर तुमको अच्छे से समझ में तभी आएगा जब तुम केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन अच्छा से पढ़ोगे। सो देखो, केपलर ने कुछ भी नहीं किया था, केपलर ने बस 3 लॉ निकाला था। उसमें से फर्स्ट सेकंड लॉ हम लोगों का फिजिक्स में काम नहीं आने वाला, इसीलिए मैं तुमको नहीं बताऊंगा, ठीक है। फर्स्ट सेकंड लॉ का कोई ज़रूरत नहीं है। केपलर ने 3 प्लैनेटरी मोशन का लॉ बताया था, उसमें जो थर्ड लॉ है उसी को हम लोगों को पढ़ना है, ठीक है। तो चलो मैं बता देता हूँ थर्ड लॉ क्या है। देखो, हम लोगों का जो ऑर्बिट होता है ना, देखो ये पिक्चर देखो, ऑर्बिट वाला पिक्चर है जो उसमें सन के अराउंड अर्थ घूम रहा है, ठीक है, वो पिक्चर देखो। हम लोग का जो ऑर्बिट होता है वो सर्कुलर तो नहीं होता है, वो इलिप्टिकल होता है। इसीलिए द हेंस द लेंथ ऑफ द लाइन जॉइनिंग अ प्लैनेट एंड द सन इज़ नॉट कांस्टेंट। देखो, सन के साथ जो अर्थ हो सकता है या फिर किसी भी प्लैनेट हो सकता है, हम लोग यहाँ पे कंसिडर करेंगे अर्थ को, ठीक है, क्योंकि हम लोग अर्थ पे रहते हैं। तो अर्थ का जो जॉइनिंग लाइन है वो हर वक्त कांस्टेंट नहीं है। देखो यहाँ पे पीछे की तरफ देखो, पीछे की तरफ देखो कितना छोटा जॉइनिंग लाइन है, और इस तरफ देखो कितना बड़ा, और फिर इधर बढ़ते गया, फिर इधर कमते गया। सो इसीलिए हम लोग बोल रहे हैं कि इसका जो डिस्टेंस है, जॉइनिंग लाइन का जो डिस्टेंस है, ये कांस्टेंट नहीं है, नॉट कांस्टेंट। इफ़ द ऑर्बिट इज सर्कुलर, अगर मान लो ऑर्बिट ये होगा, सर्कुलर होगा, तब देखो डिस्टेंस सब में इक्वल है, इक्वल हो जाएगा, क्योंकि उसका रेडियस ही उसका डिस्टेंस बनेगा तब। सो ऑर्बिट इज सर्कुलर, देन द जॉइनिंग लेंथ इज कांस्टेंट एंड दैट इज द रेडियस। तब देखो सर्कुलर अगर होगा, अच्छे से समझो, अगर सर्कुलर होगा तब डिस्टेंस, जॉइनिंग जो लेंथ होगा वो कांस्टेंट होगा। अगर इलिप्टिकल होगा तब नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? तो पिक्चर से तुमको पता चल ही रहा है। एक पिक्चर बना लो नहीं तो अपने कॉपी में, ठीक है। So the since the orbit is elliptical and for this reason the distance from the planet to the sun are not constant। यहाँ पे तो डिस्टेंस अभी ऑर्बिट तो इलिप्टिकल ही है, उसको कैसे हम लोग सर्कुलर बनाएंगे? सो द डिस्टेंस नॉट कांस्टेंट है, ठीक है, मतलब कांस्टेंट नहीं है। वी कंसिडर एवरेज द डिस्टेंस, तो हम लोग डिस्टेंस को क्या एज्यूम करेंगे, मतलब क्या पकड़ेंगे? तो यहाँ पे कंसिडर किया जाता है कि इसका जो एवरेज डिस्टेंस है वो एवरेज रेडियस, मतलब उसका जो एवरेज रेडियस है उसी को हम लोग एवरेज डिस्टेंस में कंसिडर करेंगे। सो इसी से केपलर लॉ ने एक लॉ बताया और उसी को थर्ड लॉ बोलता है। सो उन्होंने क्या बताया, इस हिसाब से तब ये प्रूफ हो गया था, मतलब तब सबको पता चल गया था कि एवरेज जो डिस्टेंस है वो एवरेज रेडियस होता है। और इसी से केपलर ने एक लॉ बनाया, जो जिस लॉ को हम बता रहे हैं अभी, द स्क्वायर ऑफ द पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ द प्लैनेट अराउंड द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द एवरेज रेडियस ऑफ द प्लैनेट्स ऑर्बिट। इसका मतलब है द स्क्वायर ऑफ द पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन, मतलब जितना टाइम लगता है, एक अर्थ है वो पूरा सन के साइड पे घूमता है और उसका जो टाइम लगता है उसका स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एवरेज रेडियस ऑफ द प्लैनेट्स। क्यूब होता है, एवरेज रेडियस का क्यूब, और उसका जो टाइम लगता है उसका स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अच्छे से समझो, एंड दैट इक्वल्स टू टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। इतना तक तुम लोगों को समझ में आ गया? अगर इतना तक नहीं समझ में आया तो फिर से पढ़ो, क्योंकि दिस इज मोर इम्पॉर्टेंट, केपलर्स थर्ड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। अब while arriving at the inverse square law for forces under gravitation, ठीक है, जब हम लोग अराइविंग करेंगे, मतलब इन्वर्स स्क्वायर लॉ जब आ गया था ग्रेविटेशन का, तब न्यूटन ने कुछ अजम्पशन अपने अंदर बनाया था इन द प्लानिटरी मोशन। सो वी कंसिडर द ऑर्बिट्स ऑफ प्लैनेट्स
टू बी सर्कुलर न्यूटन अकाउंटेड द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द सन एंड द प्लैनेट फॉर द सेंट्रीपिटल फोर्स ऑफ द प्लैनेट रिवॉल्विंग इन इट्स ऑर्बिट। कुछ भी नहीं है, देखो मैं बता देता हूँ। देखो जब इन्वर्स लॉ आ गया था ग्रेविटेशन में, तब न्यूटन ने कुछ प्लैनेटरी मोशन के ऊपर एजम्पशन किया था। उन्होंने क्या किया, जो ऑर्बिट है उसको सर्कुलर कंसीडर किया, अब उन्होंने वहाँ से ग्रेविटेशनल फोर्स निकालने का कोशिश किया। और अगर देखो तुम लोगों को पता है, एक राउंड ऑब्जेक्ट के साइड में कोई अगर सर्कुलर मोशन पे घूम रहा है और उसमें कोई मतलब अटैचमेंट नहीं हो रहा है सेम डिस्टेंस पे, तो ये सर्कुलर होता है। और उसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एक फोर्स से अट्रैक्ट करता है ना, उसको सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। वही बताएगा द प्लैनेट रिवॉल्विंग इन इट्स ऑर्बिट, वही यहाँ पे बताएगा। तो अब देखो उन्होंने सेंट्रीपिटल फोर्स से निकाला गया ग्रेविटेशनल फोर्स, वो जो इन्वर्स स्क्वायर लॉ वहाँ से ही आएगा। सो हम लोगों को क्या पता है, एंड वी नो दैट सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाई आर। ये हम लोगों को पता है, जब हम लोग सर्कुलर मोशन पढ़े थे वहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स भी एक था, ये तुम लोगों को पता होना चाहिए मेरे हिसाब से। F इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाई आर। ओके, और देखो यहाँ पे इन जनरली वी नो दैट, अगर तुम लोगों को सेंट्रीपिटल फोर्स ये क्या हुआ है, क्या होता है, ये सब नहीं पता है, तो ज़रा सा पढ़ लो अपना बुक पे या फिर कहीं पे भी देखो कैसे आ रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स, तो तुम लोगों को पता चल जाएगा। देखो इन जनरली हम लोगों को क्या पता है, v का अभी वैल्यू हम लोग सब्सटीट्यूट करेंगे। तो इन जनरली हम लोगों को v का वैल्यू कितना पता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। बट यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जितना है डिस्टेंस भी वही है, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, डिस्टेंस बाय टाइम करेंगे। देखो डिस्प्लेसमेंट मतलब ये बता रहा है, देखो पूरा जो एक लेंथ है ना, इसका मतलब डिस्टेंस होता है, वही बोल रहा है डिस्टेंस बाय टाइम। सो व्हाट इज द डिस्टेंस यार, यहाँ पे डिस्टेंस क्या है, यही क्वेश्चन आ जाता है। द डिस्टेंस इज द टोटल पाथ ऑफ द अर्थ, इट मीन्स सर्कम्फेरेंस ऑफ द अर्थ, मतलब सर्कम्फेरेंस ऑफ द ऑर्बिट। देखो ये टोटल पाथ है अर्थ का, और यही तो घूम रहा है अर्थ। सो इसीलिए क्या हुआ, ये तो ऑर्बिट का सर्कम्फेरेंस है। सो उसका डिस्टेंस यानी कि उसका डिस्प्लेसमेंट यानी कि उसका फिर डिस्टेंस इक्वल्स टू, जैसे कि हम लोग को पता है डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू डिस्टेंस, तो हम लोग बता सकते हैं सर्कम्फेरेंस ऑफ ऑर्बिट बाय टाइम, इट मीन्स 2πr बाय टाइम। तो अब तुम लोगों को v का वैल्यू समझ में आया कि नहीं बताओ, अभी जल्दी जल्दी बता देना, ठीक है। सो v इक्वल्स टू 2πr बाई टी बाय पुटिंग द वैल्यू। अब देखो हम लोग वैल्यू पुट करेंगे v का, v का वैल्यू पुट कर दिए, यहाँ पे v स्क्वायर था, देखो अच्छे से q में स्क्वायर कर दिया, तुम लोगों को क्वेश्चन आ सकता है। तो देखो f इक्वल्स टू m इंटू 4 इंटू पाई स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर बाई टी स्क्वायर इंटू आर, ये टोटली आया। और यहाँ पे एक r देखो कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा 4m पाई स्क्वायर इंटू आर बाई टी स्क्वायर, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइड बाई आर स्क्वायर। अब देखो हम लोग आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई भी करेंगे डिवाइड भी करेंगे, तो क्या आ जाएगा 4m पाई स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर बाई टी स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर। अच्छे से समझो, यहाँ तक समझ में आया कि नहीं बताओ। 4m पाई स्क्वायर इंटू आर बाई टी स्क्वायर कैसे हुआ, हो गया। उसके बाद आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई भी किए और डिवाइड भी किए, दोनों ही किए, तो यहाँ पे आ रहा है 4m पाई स्क्वायर इंटू आर क्यूब, देखो आर क्यूब आ जाएगा ना, टी स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर, नीचे टी स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर आ जाएगा। अब तुमको इसको थोड़ा सा सजा के लिखना है, मतलब 4m इंटू पाई स्क्वायर इंटू आर क्यूब बाई आर स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर एंड आर क्यूब बाई टी स्क्वायर, ये एक इक्वेशन होगा 4m पाई स्क्वायर इंटू आर क्यूब बाई आर स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर, जिसको इक्वेशन नंबर 2 लिख लो इसको। और हम लोग फ्रॉम केपलर्स लॉ, यहीं पे तो काम आता है, इन्वर्स स्क्वायर लॉ को डिडक्ट करने में केपलर लॉ का कितना काम आता है यहीं से पता चलता है। अब देखो केपलर लॉ अच्छे से समझ में आ गया, क्या है केपलर लॉ, उसको ऑर्बिट में जितना टाइम लगता है घूमने के लिए, उसका स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एवरेज रेडियस क्यूब ऑफ द एवरेज रेडियस, यही होता है ना। और उसी से अभी काम चलेगा, देखो कैसे, देखो टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब एंड हेंस टी स्क्वायर इक्वल्स टू के आर क्यूब। के क्या है, कांस्टेंट लगा दिए, अगर कांस्टेंट लगाते हैं तो इक्वल्स हो जाता है, दैट मीन्स टी स्क्वायर बाई आर क्यूब इक्वल्स टू के, इसका मतलब हम लोग के लिख सकते हैं। देखो यहाँ पे टी स्क्वायर बाई आर क्यूब इक्वल्स टू के, और देखो यहाँ पे क्या है आर क्यूब बाई टी स्क्वायर, मतलब इसका उल्टा है, हम लोगों को भी ये उल्टा लिखना है। तो क्या करेंगे, आर क्यूब को टी स्क्वायर से उल्टा लिखेंगे, तो ये इन्वर्टेंड हो जाएगा। इन्वर्टेंड मतलब समझते हो ना,
वो इक्वेशन 1/k हो जाएगा, r³/t² कर देंगे। सो दिस इज़ द नंबर 1 इक्वेशन। अब तुम लोगों को मज़ा आएगा। देखो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1 इंटू इक्वेशन 2, ये था इक्वेशन 1 और यहाँ पे r³/t², इसीलिए मैं मार्क करके रखा हूँ ताकि तुमको समझ में आए। तो अब इसमें हम लोग वो वैल्यू पुट कर दिए, 1/k का वैल्यू। देखो r³/t² है ना इधर, तो 1/k उसका वैल्यू होता है, उसको हम लोग लिख दिए इसके हिसाब से। तो यहाँ पे आ जाएगा f=4m² इंटू 1/r² इंटू k। अब इसको थोड़ा सा सजा के लिखेंगे, दैट इम्प्लाइज f=4m² इंटू 1/k इंटू 1/r²। दैट मीन्स 4m² इंटू 1/k दैट इज इक्वल्स टू टोटली कॉन्स्टेंट। क्यों कॉन्स्टेंट है अभी बताते हैं। देखो 1/k दिस इज कॉन्स्टेंट वी नो, क्योंकि k कॉन्स्टेंट है इसलिए 1/k तो कॉन्स्टेंट है। और मैथ दोनों का ही भी कांस्टेंट है, am इक्वल्स टू मैथ, एंड पाई तो हर वक्त कांस्टेंट ही होता है, 22/7 हम लोग कंसिडर करते हैं, और 4 भी यहाँ पे कांस्टेंट है। तो इक्वल्स टू आ जाएगा f इक्वल्स टू कांस्टेंट इंटू 1/r²। दैट इम्प्लाइज f इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। इफ़ वी कट द कांस्टेंट, देखो कट कर देंगे कांस्टेंट को तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा एंड डिडक्टेड हो जाएगा। देखो डिडक्शन हो गया इतना तक, एंड दिस इज नोन एज इनवर्स स्क्वायर लॉ, इसी को इनवर्स स्क्वायर लॉ बोलते हैं। तो कैसे कैसे हम लोग यहाँ पे डिडक्ट किए, थोड़ा पहले से आ जाते हैं। पहले हम लोगों को केपलर लॉ का मतलब समझ में आना चाहिए। केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, इन्होंने 3 लॉ निकाला था, उसमें से पहला और सेकंड लॉ हम लोग को ज़रूरत नहीं है, थर्ड लॉ का ज़रूरत है। थर्ड लॉ लेके हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस किए कि ये ऑर्बिट होता है इलिप्टिकल एंड द जॉइनिंग लेंथ इसका इसीलिए कांस्टेंट नहीं होता, नॉट कांस्टेंट। अगर ये सर्कुलर होता तो कांस्टेंट होता, इसीलिए इसका डिस्टेंस को क्या पकड़ते हैं, एवरेज रेडियस। एंड वही थर्ड लॉ t² इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r³ होता है ना, क्यों होता है ये देखो, टोटली जो घूमता है उसका टाइम स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, क्यूब ऑफ एवरेज रेडियस। ओके, एंड जब ये इन्वर्स स्क्वायर लॉ आ गया था न्यूटन का, तब ग्रेविटेशन में न्यूटन ने कुछ एजम्पशन किया प्लैनेटरी मोशन के ऊपर। उन्होंने देखा कि दोनों का हम लोग अगर कैलकुलेट करेंगे, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स अगर कैलकुलेट करेंगे तो उनमें से सेंट्रीपिटल फोर्स भी हम लोगों को चाहिए, क्योंकि उन्होंने कंसीडर किया था क्या, सर्कल को कंसीडर किया था। इसीलिए यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स ज़रूरत है, क्योंकि एक बॉडी और दूसरा एक बॉडी के ऊपर घूम रहा है तो उसमें कुछ सेंट्रीपिटल फोर्स होता है जो अट्रैक्ट करता है मिडल के तरफ। मतलब ऐसा नहीं है कि पूरा आ ही जाता है, दोनों फोर्स काम करता है, सेंट्रीफ्यूगल एंड सेंट्रीपिटल। और वो सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है वही ग्रेविटी होता है, मतलब उसके तरफ खींच रहा है ना, ये भी इसके तरफ खींच रहा है, उसी को बोलते हैं। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का मतलब हम लोगों को पता है F=mv²/r। बट इन जनरली क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम इक्वल्स टू वेलोसिटी, यानी कि v इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। बट यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस तो सेम ही है, क्योंकि ये टोटल पाथ डिस्टेंस होता है अर्थ का, इसलिए हम लोग लिख सकते हैं v इक्वल्स टू सर्कम्फेरेंस ऑफ ऑर्बिट लिख लेना। सो v इक्वल्स टू 2πr/t, सर्कम्फेरेंस का फॉर्मूला है 2πr, हम लोग को पता है। बाई पुटिंग द वैल्यू, ये वैल्यू पुट करेंगे तो ये आ जाएगा टोटली। एंड अभी हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाई r², एंड दैट इक्वल्स टू 4m इंटू π² इंटू r² एंड दैट बाई दैट अपॉन t² इंटू r², एंड विच इज अभी देखो r³ आ जाएगा ऊपर में। जब r³ आ जाएगा इसको रीअरेंज करके लिखेंगे तो r³/t²। एंड फ्रॉम केपलर्स लॉ तो हम लोगों को क्या पता था कि t² इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r³। इसका मतलब है t² इज इक्वल्स टू k इंटू r³। k का मतलब क्या है, कांस्टेंट है, और यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं t²/r। आगे फिर इसको इन्वर्टेड करेंगे, इन्वर्टेड मतलब इसका फॉर्म पे लिखेंगे r³/t², तो क्या आ जाएगा, r³/t² इक्वल्स टू 1/k। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। अब पुट करेंगे वैल्यू, इक्वेशन नंबर 1 का वैल्यू इनटू इक्वेशन नंबर 2 का, मतलब दोनों नंबर 2 इक्वेशन पे 1 नंबर इक्वेशन का वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4m पाई 1/k बाई r²। सो 4m π² into 1/k, this is equals to constant, and hence f equals to constant into 1/r²।
अगर हम लोग कांस्टेंट को काट देंगे तो एफ इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। ये मैं पूरा शॉर्ट टर्म पे तुम लोगों को बता दिए, इससे पहले मैं अच्छे से बताया था। सो यहाँ पे पूरा इन्वर्स लॉ ख़त्म होता है। दिस इज़ नोन एज इन्वर्स स्क्वायर लॉ। इसको ऐसे डिडक्ट किया जाता है। और अगर कोई बंदे केपलर्स का लॉ नहीं समझ में आया, उसको केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन जो थर्ड लॉ है वही इंपॉर्टेंट है, बाकी दोनों लॉ समझने का ज़रूरत नहीं है। सो उसको अच्छा से समझो, वहीं से पूरा कहानी शुरू होता है। तो ठीक है, आज का वीडियो यहाँ पे ख़त्म करते हैं।